कल अब दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं और लगातार हम चुनावी सफ़र आपको दिखाते रहे। चुनावी सफ़रनामे से लौटे हैं हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर्स, और वहां पर उन्होंने कवरेज किया है क्या चुनावी माहौल है, मुद्दे कौन कौन से हावी रहे, ये हमारे रिपोर्टर्स ने वहां पर जाकर जाना है, ज़मीनी हकीकत जानी है। और वो ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट आज हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे और बताएंगे कि वहाँ पर किस मुद्दे पर चुनावी जंग लड़ी जा रही है। तो फील्ड से जो रिपोर्टर हमारे लौटे हैं, विधानसभा क्षेत्रों से लौटे हैं, दूसरे चरण के संथाल कोयलांचल के कई इलाकों का इन्होंने दौरा किया है, उनसे वहाँ का हाल जानेंगे। हमारे साथ मनीष वर्मा जुड़े हुए हैं, मदन हमारे साथ हैं और मनीष राज भी हैं, साथ ही वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन भी है जो आंकड़ों के साथ आपके सामने स्थिति को रखेंगे। तो सबसे पहले मदन से सवाल करते हैं। मदन, कोयलांचल के कई इलाकों में आप घूमे हैं, मुद्दे क्या हावी रहे? एक एक सीट पर अगर हम बात करते हैं, पहले बेरमो की बात कर लेते हैं, वहाँ पर क्या चुनावी मुद्दे रहे और किस तरह की जंग दिख रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस बार का चुनाव जो है वो थोड़ा अलग तरीके से लड़ा जा रहा है और ये भी है कि वक्त कम रहने की वजह से लोगों ने अपने प्रचार में पूरी ताकत लगाया है। बेरमो में भी इसी तरह का दिलचस्प मुकाबला इसलिए हुआ कि इस बार पहली बार जब जयराम महतो चुनावी मैदान में उतरे हैं, लोकसभा के बाद अगर विधानसभा की बात करें तो उन्होंने बेरमो को भी चुना, यानी कि पहले डुमरी से चुनाव लड़ने का घोषणा किया, डुमरी से नॉमिनेशन किया, लेकिन फिर बाद में बेरमो से भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर बेरमो से भी नॉमिनेशन किया। तो जैसे ही जयराम का नाम भी बेरमो से आया, तब वहाँ ये जो है एक हॉट सीट बनकर वो सामने आया और मुकाबला भी दिलचस्प हुआ। लेकिन बीजेपी ने भी अपने पुराने दिग्गज नेता को चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस से भी अनूप सिंह जो कि राजेंद्र बाबू के बेटे हैं, कई बार वो भी वहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, तो उनका भी एक लंबा राजनीतिक परिवार का इतिहास रहा है। तो जयमंगल सिंह भी अपनी छाप एक अलग काम से छोड़े हैं, उनका भी अपना व्यक्तित्व जो है वो उस क्षेत्र में एक अलग है। तो ऐसे में इसलिए दिलचस्प मुकाबला बेरमो में देखने को मिला है। हालांकि वोटर जो है वो वोकल नहीं है, वहाँ साइलेंट वोटर भी काम कर रहे हैं। अब वो अंदाज़ा लगाना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है कि कौन किसके पक्ष में है। कुछ युवाओं से अगर बात करेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, जयमंगल ही चलेगा। कुछ जो है जयराम के भी नाम लेते हैं। जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, बीजेपी के उम्मीदवार में भी दम है। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि अगर वर्तमान जो स्थिति है वहाँ पर वो कांटे की टक्कर है, लेकिन थोड़ा पलड़ा जो है वो अनूप सिंह का भारी हुआ दिख रहा है। चलिए, इसके साथ ही कोयलांचल की एक और अहम सीट है और इस सीट पर सबकी नज़र टिकी हुई है। जयराम महतो की आपने बात की है, बेरमो से तो वो चुनावी मैदान में है, डुमरी से भी चुनावी मैदान में है। तो डुमरी का मुकाबला और डुमरी के मुद्दे क्या दिखे आपको? देखिए, यही दिलचस्प है कि दोनों सीटों पर जयराम के नाम आने से जो है मुकाबला दिलचस्प हुआ। वहाँ से जो जगन्नाथ महतो टाइगर कहलाते थे, वो मंत्री भी रहे और कोरोना काल में उनका निधन हुआ। तो उसके बाद उपचुनाव हुए जिसमें कि जगन्नाथ महतो के परिवार को जयराम ने भी सपोर्ट कर दिया था, एक तरह से कहें तो। फिर उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, वो जीती, और यशोदा देवी जो कि आजसू से फिलहाल उम्मीदवार हैं, वो पहले भी उपचुनाव में लड़ी थी, उनको हार का सामना करना पड़ा। तो एक ताकत लगाने की कोशिश आजसू की तरफ से फिर यशोदा देवी के नाम पर हुई है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला अब वहाँ होता हुआ दिख रहा है। सीधे जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी है जो कि जेएमएम से उम्मीदवार है, जयराम महतो हैं, और यशोदा देवी के बीच जो है सीधी टकराहट की स्थिति जो है वहाँ पर बनी है। लेकिन जयराम की स्थिति कहाँ भारी है ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। चलिए, चूँकि मदन को फिर से चुनावी सफ़रनामे पे जाना है, इसलिए बैक टू बैक इन्हीं से सवाल। और अगला सवाल है चंदन क्यारी का। चंदन क्यारी में मुद्दे क्या रहे? और देखिए, अब नेता प्रतिपक्ष जो रहे अमर बावरी, वो यहाँ से चुनावी मैदान में है, उमाकांत रजक उनके अपोजिट चुनावी मैदान में है। तो किस तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रत्याशियों ने कोशिश की है? देखिए, जो बीजेपी के तरफ से जो चुनावी मुद्दे हैं उसी को लेकर के वहाँ भी उम्मीदवार जो हैं वो आगे बढ़े हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो सामने से उम्मीदवार हैं वो आजसू से टिकट नहीं मिलने के बाद उमाकांत रजक जो हैं वो जेएमएम का दामन थामते हैं, और जो अमर बावरी हैं नेता प्रतिपक्ष थे, उनके सामने उनको उम्मीदवार बनाया गया। तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है वहाँ पर। लेकिन
फिलहाल ये कह सकते हैं कि अमर बावरी जो है वो लगातार अपने क्षेत्र में विकास के काम को लेकर के भी लोगों के बीच मैसेज देते हुए नजर आए। वो कह रहे थे कि हम एक बेटा के तौर पर यहाँ काम किए हैं, जिन क्षेत्रों में जो चीज़ें होनी चाहिए उसको मैंने ध्यान रखा है, और आगे भी अगर वो कहते हैं कि हम अगर जीत कर आते हैं तो उसी तरह के काम करेंगे। वहीं उमाकांत रजक भी ये कहते हैं कि एक बदलाव की जो बयार है वो होनी चाहिए, हमें मौका मिले तो हम भी करके दिखाएंगे। तो वहाँ की स्थिति जो है बड़ा दिलचस्प हो गई है। मुकाबला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंदन क्यारी की धरती पर प्रधानमंत्री भी पधारे, तो उससे थोड़ा सा जो है वो अमर बावरी के हौसले जो है वो बुलंद दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता का आशीर्वाद किसको मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए एक और सीट पे बात कर लेते हैं, और बोकारो की ये सीट है जहाँ पर बिरंची नारायण बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में है। तो ये सीट पर मुकाबला किस तरह है, कितना अहम है, मुद्दे क्या यहाँ वही सब हावी रहे जो बाकी सीटों पर रहे? देखिए, ज़रूर ये था कि बिरंची नारायण के नाम पर जो है एक सस्पेंस शुरू में आया था जब उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो रही थी, तो ये कहा जा रहा था, कुछ सूचनाएं थी ऐसी कि बिरंची नारायण बदले जा सकते हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया, फिर से उम्मीदवार बनाया। तब कांग्रेस ने भी मंथन शुरू किया कि आखिर बिरंची नारायण के सामने किसको उम्मीदवार बनाए। तब जाकर के कई दावेदार थे, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे राजेश ठाकुर, वो भी वहाँ से उम्मीदवार के रेस में रहे। 26 लोगों की सूची थी, और इसी प्रचार के दौरान जब हम वहाँ पहुँचे थे तो कांग्रेस के जो झारखंड प्रभारी हैं उन्होंने बताया कि आखिर श्वेता सिंह जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए उनको कैसे सेलेक्ट किया गया। तो विस्तार से जब उन्होंने बताया तो वो कहे कि एक लाइन होटल पर जाते वक्त जो है कुछ खा रहे थे, और इसी दौरान जो है चर्चा में चलिए, तो चर्चा चाय के साथ हो तो ज़्यादा अच्छी है, और चाय ये रोहन सबको चाय दे दो भाई, क्योंकि अब गुलाबी ठंड पड़ने लगी है और उस पर सियासत की बात हो रही है, तो चाय की चुस्की होना भी ज़रूरी है। चलिए मदन, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अपने उम्मीदवार के सूची को लोगों के बीच रखा, कुछ सर्वे टाइप का उन्होंने ही कर लिया। तब उसमें श्वेता सिंह का नाम सामने आया कि श्वेता सिंह को अगर बोकारो से कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है तो वो मुकाबला जीत सकती है, और इसी भरोसे के साथ पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। तो दिलचस्प मुकाबला है। पिछली बार भी श्वेता सिंह चुनाव लड़ी थी, उनके सामने थी, और वो भी समरेश सिंह के परिवार से आती है, तो एक सहयोग आरजेडी जेएमएम के साथ जो है वो उन्हें उम्मीद है कि वो इस बार जो है मुकाबला को दिलचस्प बनाकर विजय भी हासिल करे। लेकिन फिलहाल योगी भी वहाँ पहुँचे चुनावी मैदान में प्रचार के लिए, तो अब मुकाबला जो है काफ़ी दिलचस्प है बोकारो। चलिए, 2 और सीटें हैं, टुंडी और मांडू, तो दोनों ससुर और दामाद की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहाँ पर किस तरह की चुनावी जंग है? देखिए, मांडू में भी दिलचस्प मुकाबला इसलिए है क्योंकि वहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है। जयराम के पार्टी के उम्मीदवार है, आजसू से तिवारी महतो हैं, और कांग्रेस ने फिर से एक बार जो जेपी पटेल हैं, लोकसभा में उन्हें हजारीबाग से उम्मीदवार बनाया था, तो विधानसभा में भी जेपी पटेल को उम्मीदवार बनाया, तो वहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर आप टुंडी की बात करें तो बीजेपी ने विकास महतो को अपना उम्मीदवार बनाया। मोतीलाल जो कि जयराम के साथ शुरू से रहे हैं, जयराम ने अपने पार्टी से उन्हें उम्मीदवार बनाया, और मथुरा महतो जेएमएम से है, तो त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ भी देखने को मिल रहा है। और सीधी सी लड़ाई जो है साइलेंट वोटर पर डिपेंड है। हर जगह अगर आप देखें तो जो साइलेंट वोटर है वो किसके तरफ जाएगा, कैंची के साथ होगा, या फिर केला के साथ होगा, या फिर कमल के साथ होगा, या फिर हाथ के साथ होगा, ये कह पाना फिलहाल काफ़ी मुश्किल है कि फिलहाल लोगों का मूड क्या है, मिजाज क्या है। झारखंड में इस बार का चुनाव जो है इसीलिए दिलचस्प है, सस्पेंस है, सरकार के दावे हो या फिर सीटों के आंकड़े हो, दोनों के दावे दोनों जनता तय करेगी। जनता तय करेगी, और जनता जो है वो दिलचस्प चुनाव को और बनाया है, क्योंकि जब विचार खुलकर आते हैं तो लोगों का जो मत है, वो बहुमत है, वो सामने आता है कि आखिर वो किसके पक्ष में है। तो ये स्थिति जो है इस बार बदला सा नजर आ रहा है। तो चलिए, ये मदन जहाँ जहाँ घूमे हैं, जो आकलन उन्होंने किया है, जो चुनावी मुद्दों को उन्होंने देखा है, जिस तरह का मुकाबला देखा है, वो आपके सामने मदन ने लाया है। अब मदन अपने चुनावी सफ़रनामे पर निकलेंगे, और इन सीटों पर आंकड़ों के लिए हम रंजन जी के पास चलेंगे। मदन जी, माइक रंजन जी को दे दीजिए, और जानेंगे कि ये जो कोयलांचल की कुछ सीटों का जिक्र हमने किया है, यहाँ पर के आंकड़े और यहाँ पर की फाइट कैसी दिख रही है? देखिए, अगर हम शुरू करें, बेरमो से शुरू हुआ था,
वहाँ पर कुमार जयमंगल हैं, रविंद्र पांडे बीजेपी से हैं और जयराम महतो JLKM सुप्रीमो भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प चुनाव है, कांटे का मुकाबला है और जो यहाँ पर कई बार आप आमने सामने की लड़ाई देखती थी वो इस बार आमने सामने का नहीं होकर ट्रायंगुलर है। अब इसमें किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा बताना बड़ा मुश्किल यानी है। जयराम की पार्टी के आने के बाद ये जो झारखंड में एक नया ट्रायंगुलर फाइट का सीन नजर आ रहा है वो दिख रहा है कई सीटों या पर। एक समीकरण बन रहा है और हाँ। खास करके अगर आप उत्तरी छोटा नागपुर में देखें तो जयराम की पार्टी का इम्पैक्ट थोड़ा है और कई सीटों पर जो है वो मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। तो बैरमो की सीट भी एक वैसी ही सीट है। अब उनके लड़ने से किसका फ़ायदा किसका नुकसान या उनका फ़ायदा नुकसान ये परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर मुकाबला जो है वो बहुत कांटे का हो गया है और तीनों ही कद्दावर नेता हैं। अब हेवी वेट्स कह लीजिए, तीनों हेवी वेट है और उसमें जो है कौन भारी पड़ते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप आंकड़ों की बात कीजिए तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो मुस्लिम हैं वो 12.6% है और ST 15.8% है, SC 13.79%, राजपूत वोटर्स की संख्या अच्छी है, कुर्मी वोटर्स भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और यहाँ पर आपको राजपूत ब्राह्मण कुर्मी तीनों से प्रत्याशी भी हैं। और कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो यहाँ से 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो मैं बस आंकड़े बता रहा हूँ, आज इसका समीकरण क्या होगा वो तो चुनाव के दिन पता चलेगा। इसलिए इसे आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि किसके पक्ष में क्या जा सकता है। अब ये जनता को तय करना है और जनता ही जो है वो बताएगी कि हाँ वो किसे वोट कर रही है। तो ये सिर्फ एक जो जातीय समीकरण है वो हमने बता दिया। वहाँ से राजेंद्र बाबू कई बार जो है वो चुनाव जीत चुके हैं, वहाँ से बीजेपी को भी सफलता मिली है। लेकिन जो पिछले सारे चुनाव थे उसमें कमोबेश देखिए कि आमने सामने की लड़ाई होती थी। एक वक्त था कि यहाँ से कम्युनिस्ट तीसरा कोण बनाते थे, तो इस बार तो CPI से कैंडिडेट भी नहीं है। तो ऐसे में जयराम की एंट्री हुई है और उम्मीद है कि वहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर आप डुमरी में जाएं तो डुमरी में भी जो है एक त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। अब इसमें जो है बेबी देवी जो कि मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, यशोदा देवी हैं और जयराम महतो वहाँ पर भी हैं। और वहाँ पर एक और प्रत्याशी हैं अब्दुल मोमीन रिजवी। वो उनकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 2019 विधानसभा में वो AIMIM से लड़े थे और वोट का एक अच्छा प्रतिशत डबल डिजिट में वो ले आए थे। तो देखना है कि इस बार उनका प्रदर्शन कैसा होता है। हालांकि बाई इलेक्शन में वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन अब्दुल मोमीन रिजवी इस इलेक्शन में किस तरह का करते हैं उससे भी परिणाम पर बहुत असर पड़ने वाला है। सबके अपने अपने वोट हैं। कुर्मी वोट जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 30% के आसपास है। और आपको बताऊं कि पूरे झारखंड में कुर्मी वोटर्स की हम बात करें तो वो दूसरे नंबर पर जो है वो आपको डुमरी ही आता है। लेकिन जो तीनों मुख्य प्रत्याशी हैं उसी कास्ट से हैं, तो वहाँ पर किस तरह से वोटों का अरेंजमेंट निकल कर आता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन मुस्लिम वोट किस तरफ जाते हैं, किस तरह से उसमें बंटवारा होता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और निर्भर करेगा कि जो बाकी जातियाँ हैं वो किस तरह से वोटिंग करती हैं, क्या वो गोलबंद होकर वोटिंग करती हैं या वो बट कर वोटिंग करती हैं, इस पर भी बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। क्या होगा ये तो 20 को एक झलक दिखेगी और क्या हुआ ये हमें 23 नवंबर को ही पता चलेगा। अब एक और सीट आपने चंदन क्यारी की बात की, तो चंदन क्यारी की सीट जो है वहाँ पर बहुत क्लोज फाइट है और वहाँ पर भी मुकाबला बहुत करीबी हो गया है। अमर बावरी हैं सामने, उमाकांत रजक है और अर्जुन रजवार जो हैं वो आपको JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए आपको दिखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछली बार अमर बावरी जीतने में सफल रहे थे, 2 बार से वो जीत रहे हैं।
उनकी अपनी कोशिश है, नेता प्रतिपक्ष है, उस हिसाब से कद भी ऊंचा हुआ है। लेकिन उमाकांत रजक इस बार जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं अर्जुन रजवार, वो यहाँ पर तीसरा कोण जो है वो बनाते हुए दिखेंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें जातीय समीकरण क्या है, तो जो एससी हैं वो 23.53% हैं, जो एसटी हैं वो 7.66, मुस्लिम वोटर्स 11.3, कुर्मी यहाँ पर बहुत हैं 26.27, मतलब 26-27% के आसपास कुर्मी वोटर्स हैं। इसके अलावा भूमियार हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, बंगाली भी यहाँ पर हैं। तो सभी जो है एक तरह से वोट करते हैं। कुछ पैटर्न भी रहा है कि कौन किसको वोट करता है, फिलहाल उसकी चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन ये जो एक पैटर्न दिखता है और जो जातियाँ दिखती हैं, उनमें इस बार किस तरह से एक नया समीकरण बनता है वो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि इस आमतौर पर यहाँ पर आजसू होता था, पिछली बार बीजेपी, आजसू और जेएमएम था, तो वो एक तीसरा कोण बनता था। तो एक नई एंट्री यहाँ पर जेएलकेएम की हुई है और जेएमएम से जो है वो आपको उमाकांत रजक लड़ रहे हैं, तो आजसू बीच से निकला है। तो इसमें किस तरह से वोटों का एक अरेंजमेंट होता है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि चंदन कैरी की जो सीट होगी वहाँ पर बहुत धड़कनें रोक देने वाला मुकाबला भी हो सकता है। तो ये तमाम कोयलांचल की उन सीटों पर आकलन था जहां जहां हमारे सहयोगी गए और वहां का जायज़ा उन्होंने लिया है। चलिए अब संताल का रुख करते हैं और संताल लगभग हमारे तीनों सहयोगी संताल घूम के आए हैं। तो उदय जी, संताल में आपसे शुरू करते हैं। संताल की कौन कौन सी सीट बेहद हॉट बनी हुई है और आप जहां जाएंगे वहां पर किस तरह का चुनावी मुद्दा दिखा? देखिए, मैंने सारठ को बड़े करीब से देखा। सारठ, मधुपुर और इन सीटों के बारे अगर मैं बात करूं, साथ ही जामताड़ा, सबसे हॉट सीट जामताड़ा माना जा रहा है इस बार। जामताड़ा में दोनों ही प्रत्याशी काफ़ी मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं और काफ़ी रोमांचक संघर्ष देखने को मिल रहा है। वहाँ के समीकरणों की बात अगर की जाए तो वहाँ देखिए लगभग 50,000 के आसपास वहाँ आदिवासी वोटर्स हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम मतदाता करीब 60,000 के आसपास हैं और लगभग 70 से 75,000 सामान्य मतदाता हैं। और अब लड़ाई इस बात को लेकर है कि आदिवासी मतदाता किसका साथ देते हैं। आदिवासी मतदाता, आदिवासी वोटर्स, वो डिसाइडिंग फैक्टर वही तय करेंगे कि अब वहाँ से कौन निकाल सकता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला, कांटे की टक्कर कहा जा सकता है सीता सोरेन और इरफान अंसारी के बीच। ये जामताड़ा के हालात हैं। हालांकि जामताड़ा में देखिए तरुण गुप्ता जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं, वो शुरुआत में प्रभावी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब मुकाबला दोनों पे ही फोकस हो गया है और वो तीसरा कोण बनाने में कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहे हैं। तो अब फाइट सीधे सीधे इरफान अंसारी और सीता सोरेन के बीच में है। उसी तरह से अगर हम सारठ सीट की बात करें तो सारठ सीट में रणधीर सिंह और जेएमएम के चुन्ना सिंह, उदय शंकर सिंह, उनके बीच में मुकाबला है और वहाँ भी कोई तीसरा प्रत्याशी अपनी जगह बनाने में नाकाम रहा है। वहाँ भी बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है और वहाँ भूमिहार वोटर्स जो हैं उनका वर्चस्व है और उन्हें उनका समर्थन एक मुश्त किसको मिलता है ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इसके साथ साथ और भी पिछड़े वोटर, अगड़े वोटर वो भी हैं, लेकिन अब रणधीर सिंह और चुन्ना सिंह, इन दोनों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है और अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। उदय, एक बार मनीष से भी पूछ लेते हैं। महागामा गए मनीष भी हमारे साथ वहाँ और तमाम जगहों का उन्होंने जायज़ा लिया है और उन्होंने जाना है कि क्या वहाँ पर ज़मीनी हकीकत है, किस मुद्दे पर वहाँ लड़ाई है, किस मुद्दे पर प्रत्याशी आमने सामने हैं। तो कौन से वो चुनावी मुद्दे दिखे और कैसी फाइट दिखी मनीष? देखिए, महागामा के बारे में अगर हम बात करें तो पहली बार दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस के टिकट से एनडीए से वहाँ से चुनाव लड़ी थी, वो जीत भी गई थी। और जब बादल पत्रलेख को मंत्रालय से हटाया गया, उन्हें मंत्री पद से हटाया गया, तो उन्हें ही मंत्री पद दिया गया, विभाग दिया गया और अपने आते ही उन्होंने सबसे पहले जो भी रुके हुए काम थे उन कामों को उन्होंने आगे बढ़ाया, काफ़ी कुछ काम किया। और हम लोग जब हमारी टीम घूम रही थी महागामा में, तो महागामा में हम लोगों ने लोगों से कनेक्ट हुए और लोगों से बातचीत हम लोगों ने की। तो लोगों का एक साफ कहना है कि हमारे लिए प्रत्याशी वही सही है जो हमारी बातों को सुने और हम उनसे कनेक्ट होना चाहें तो कनेक्ट हो जाए। तो दीपिका पांडे सिंह इस मामले में सबसे आगे वो जा रही हैं, वहाँ पर उनकी अच्छी है। और चूँकि अगर आप पूरे महागामा की बात करेंगी और जातीय समीकरण को देखेंगी तो वो जिस कास्ट से आती है, क्योंकि दो ये हैं, खुद वो पांडे हैं, लेकिन शादी जिनके परिवार में हुआ वो कुर्मी परिवार से आता है लोग। और भागलपुर से सटा हुआ ये इलाका है तो वहाँ कुर्मी भी काफ़ी संख्या में है।
लेकिन इससे ज़्यादा कहीं वहाँ मुस्लिम मतदाता वही तय करेंगे। तो निश्चित तौर पर मुस्लिम मतदाताओं के बीच में चूँकि कांग्रेस से रही है और कांग्रेस की पकड़ पहले से भी रही है, तो ऐसे में कांग्रेस में उनकी अच्छी खासी बैठ बन गई है। लेकिन अब चूँकि स्टार प्रचारक के रूप में राहुल गांधी को बुलाया गया, वहाँ का प्रचार भी काफ़ी लोगों को देखने सुनने के लिए आए थे, तो मुकाबला कड़ा है बीजेपी की ओर से जो अशोक भगत था उनके भी है। लेकिन हम ये कहेंगे कि कड़े मुकाबला के बीच अगर मुद्दों की बात करें तो जनता अब बड़े बड़े मुद्दों पर नहीं जाना चाहती है। जनता के लिए रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ आम लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि लोग सिंचाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे अगर गंगा नदी से कुछ पूल नहरें निकाल दी जाए और इस इलाके को पानी दी जाए तो निश्चित तौर पे 85% जो पलायन है, जो बाहर चले जाते हैं उन इलाकों से लोग बाहर काम करें तो वो रुक जाएगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो ये मानते हैं कि इस पर कहीं कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये अलग बात है कि लोग घुसपैठ और दूसरी तमाम चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये आम लोगों की कहना है। हालांकि लोगों ने कहा कि इस कार्यकाल का जो भी कार्य हुआ मान्य सिंह के कार्यकाल में, तो उससे काम से काफ़ी बहुत संतुष्ट है और उन्हें उम्मीद है। लेकिन चूँकि भाजपा अब वहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है और जीतना है, क्योंकि गोड्डा महागामा गोड्डा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आता है और निशिकांत दुबे खुद बड़बोले नेता में आते हैं। काफ़ी उनकी अपनी पैठ भी हर मुद्दे पर आगे रहते हैं। आप देखी होंगी कि पिछले कई सालों से हेमंत सरकार को पहले अगर किसी ने उंगली की तो वो निशिकांत दुबे ही रहे, तो उनकी भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। हालांकि लोकसभा चुनाव में महागामा विधानसभा से बीजेपी को सीट बढ़त उतनी खास नहीं मिली थी। वहाँ से ये महागामा से कांग्रेस के सीट हालांकि कम ही था बढ़त, लेकिन बढ़त वहाँ से ज़्यादा मिला था। तो ऐसे कह सकते हैं 121 लेकिन बढ़त थी, बढ़त कहा जाएगा। तो ऐसे में उम्मीद है। हालांकि आज भी मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि टक्कर ज़बरदस्त है। अब देखना होगा कि जनता किनको। पोड़ैयाहाट की देखिए, पोड़ैयाहाट में लगातार कई बार से प्रदीप यादव रह चुके हैं। हालांकि जेबीएम से भी उनकी जीत हुई थी पिछली बार, लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन अगर कोई प्रत्याशी लगातार चौथी और पांचवी बार मैदान में डटा है और वो विधायक जनप्रतिनिधि बन रहा है, तो निश्चित तौर पे उसके कैडर वोटर तो अपने ज़रूर हैं, उनके चाहने वाले अपने ज़रूर हैं। तो ऐसे में उनकी स्थिति हम मजबूत कह सकते हैं। लेकिन चुनाव है, भाजपा भी लगी हुई है। अब चूँकि बाबूलाल मरांडी के करीबी रहे हैं, जेबीएम से पिछली बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन अब इस बार कांग्रेस से है। तो अब जेबीएम के जो मतदाता थे, हालांकि वो भी मूलतः भाजपा ही मतदाता थे, अब वो मतदाता कहाँ जा रहे हैं? वो पोड़ैयाहाट इनके लिए प्रदीप यादव के लिए जा रहे हैं या फिर वो कहीं और जा रहे हैं इस बार? तो ये बड़ा ये होगा, ये कल के बाद ही ये तय होगा। मनीष, आप भी लगातार संताल के कई जगहों पर घूमे, पाकुड़ भी आप गए, आप जामताड़ा भी गए और देवघर भी गए हैं। सबसे पहले पाकुड़ की बात कर लेते हैं। पाकुड़ में जंग अब कितनी दिलचस्प दिख रही है? जब आलमगीर आलम जेल में, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, इसके अलावा अब आजसू से भी वहाँ कैंडिडेट है, जेल केम के भी प्रत्याशी हैं, तो कैसा लग रहा है? अब पाकुड़ में किस तरह की जंग दिख रही है? देखिए, बात करें पाकुड़ की तो निशात आलम जो हैं वो खड़ी है, जो कि आलमगीर आलम की वाइफ हैं, वो खड़ी हैं, और अजहर इस्लाम जो कि वहाँ से चुनावी मैदान में आजसू के प्रत्याशी हैं, यानी कि एनडीए फोल्डर के प्रत्याशी हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समीकरण देखिए, यहाँ पर एक और प्रत्याशी हैं जो कि सपा के हैं, अकील अख्तर, वो भी खड़े हुए हैं। तीनों मुस्लिम कैंडिडेट हैं, यानी कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उसे साधने की कोशिश की जा रही है। अकील अख्तर जो कि काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे कि वो जो है कांग्रेस का जो है वो चाह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो उनको सीट दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसे में बात की जाए, उन्होंने लास्ट टाइम में सपा से उनको सीट मिली, और ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी देर तक बातचीत चली, उनको बहुत मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर फ्रेम को समझिए कि यहाँ पर अकील अख्तर भी एक फैक्टर है, यहाँ पर चुनावी मैदान में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अकील अख्तर है, अकील अख्तर का भी अपने एक वोट बैंक है, और यहाँ पर यहाँ पर बात की जाए, अकील अख्तर के अपने वोट बैंक है, यहाँ पर आलमगीर आलम जो कांग्रेस से अपने वोट बैंक ही है, कांग्रेस के अपने वोट बैंक ही है, और आजसू और बीजेपी के अपने वोट बैंक है। अब इसमें जो बात करें अजहर इस्लाम की, हम बात कर लें तो अजहर इस्लाम जो कि आजसू से खड़े हैं, जैसा कि हमने कहा कि आजसू के अपने वोट बैंक है, बीजेपी के अपने वोट बैंक है, तो वो उनको वोट पड़ेंगे। लेकिन अजहर इस्लाम ने कितना जाकर प्रत्याशियों के बीच में और जाकर कितना मतदाताओं के बीच में अपनी बातों को रख पाए हैं सही से, वो यहाँ पर बहुत डिपेंड करेगा। यहाँ पर बात की जाए, जो आलमगीर आलम है, आलमगीर आलम की वाइफ जो है वो जा रही हैं और बता रही है किस तरह से आलमगीर आलम रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने जो है काम किया है, जनता के लिए काम किया है।
यहीं पर बात करें, अकील अख्तर की बात कर ले तो अकील अख्तर जो है वो भी कह रहे हैं कि भाई वो भी पूर्व में विधायक रहे हैं, देखिए हमने क्या क्या काम किया है। जब हमने बात की रोजगार पर तो सब लोग यही बात कह रहे हैं कि भाई रोजगार के लिए हम काम करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि विधायक की बात करें तो विधायक तो सब लोग रहे यहाँ पर, लेकिन चाहे आलमगीर आलम हो चाहे आपको चुनावी रण में, चुनावी मैदान में, चुनावी सफर में रोजगार एक मुद्दा दिखा, बिल्कुल दिखा। तो इस इलाके में घुसपैठ क्या मुद्दा बन पाया? देखिए घुसपैठ का मुद्दा नहीं बन पाया, इसको भी समझिए। इसमें अजहर इस्लाम ने एक जो है एक जनसभा की थी। अजहर इस्लाम ने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ पर पाकुड़ में घुसपैठ है ही नहीं है। अजहर इस्लाम, और जो कि बीजेपी मुद्दा बना रही है, अब यहाँ पर बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा बना रही है। अजहर इस्लाम कह रहे घुसपैठ है नहीं, तो कांग्रेस कह रही है घुसपैठ है नहीं। यहाँ पर बात की जाए, जो अकील अख्तर कह रहे हैं घुसपैठ नहीं है, लेकिन जब आप कुछ और लोगों से बात करेंगे, आम पब्लिक से बात करेंगे, तो उनका कहना है, कुछ लोग तो कह रहे हैं घुसपैठ हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा से हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है। यानी कि घुसपैठ का मुद्दा है वो लोगों के दिमाग में है, खासकर युवाओं के दिमाग में। युवा भी कह रहे हैं कि घुसपैठ हुआ है, तो उस बेसिस पर भी वोट होगा। रोजगार तो एक रहेगा ही मामला, घुसपैठ भी रहेगा और स्वास्थ्य भी रहेगा वहां पर, क्योंकि वहां के जो अस्पताल हैं वो रेफर सेंटर बने हुए हैं। और ये बात हर जाति हर धर्म के लोग जानते हैं कि वहां के अस्पताल जो है रेफर सेंटर बने हुए हैं। लेकिन वहां पर जो वोट, देखिए युवा और जो है और जो महिलाएं हैं वो तो वोट करेंगी आपका मुद्दा पे, लेकिन कई लोग वोट करेंगे जो है इस बार सिंबल पर भी वोट किया जाएगा पाकुड़ के अंदर कि भैया ये इस सिंबल से है, इनको वोट करेंगे। कुछ लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है, इसलिए भी नाराज होकर वो सिंबल पर ही वोट करेंगे। तो वोट जो है सिंबल पर पाकुड़ में जो है कहा जाए तो वोट सिंबल पर भी पड़ेंगे और रोजगार पर भी पड़ेंगे। और सिंबल पर वोट पढ़ने तय है, ये तो कहीं दो राय नहीं है, इफ बट नहीं है, क्योंकि लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, कई जगह पर कह रहे हैं लोग काम नहीं हुआ। अब हम जामताड़ा की बात कर लें, जैसा कि अभी उदय जी भी बता रहे थे, कई लोग कहे वहां पर काम नहीं हुआ है, लेकिन हम वोट करेंगे, किसको करेंगे वो भी बताते हैं लोग। यानी कि सिंबल वहां पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका जामताड़ा में भी। चलिए, तो ये जामताड़ा और पाकुड़ की बात हुई, बाबा नगरी की बात करते हैं। हाँ। बाबा नगरी पर पूरे दुनिया में वो फेमस है। हाँ। भोले बाबा के लिए लोग जाते हैं दूर दराज से। देखिए कई सेलिब्रिटीज़ आते हैं, वीआईपीज़ आते हैं। उस बाबा नगरी में किस तरह की जंग दिख रही है और क्या वहाँ के मुद्दे हैं जो बाबा नगरी, जिस पर पूरे देवघर की लाइफ स्टाइल निर्भर करती है, जीविका निर्भर करती है उस बाबा मंदिर से, वहाँ के लोगों की क्या मांग है, वहाँ क्या मुद्दे हैं? देखिए सुरेश पासवान वहाँ से खड़े हुए हैं आरजेडी से और नारायण दास खड़े हुए हैं बीजेपी से। अब इसमें देखिए जो देवघर है, देवघर को अयोध्या की तरह देखा जा रहा है, समझिए। अब देवघर को अयोध्या की तरह देखा जा रहा है। अभी आपने देखा किस तरह से लोकसभा चुनाव में अयोध्या जब सीट हार गई बीजेपी, तो किस तरह से वहाँ पर लोगों ने कई तरह की बातें जो है वो सामने निकल कर आई हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अब जो है देवघर को भी अयोध्या की तरह से देखा जा रहा है। वहाँ पर भी जो है, वहाँ पर मुद्दा जो है ना, वहां पर मुद्दा है, सिर्फ कह सकती हैं कि जिस तरह से अयोध्या में था वहां पर भी मुद्दा लमसम वही है। वहां पर भी काम हुआ है और लोग बात की जाए बीजेपी के जो नारायण दास हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमने काम किया है और वहां पर काम के लिए हम वोट मांग रहे हैं। और जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक के दिमाग में है राष्ट्रवाद, ठीक है, ये राष्ट्रवाद पर कुछ पब्लिक वोट कर रही है। कुछ लोग जो है जो युवा है, युवा भी खासकर राष्ट्रवाद पर ही जा रहे हैं कि राष्ट्रवाद पर ही हम वोट करेंगे। यानी मुद्दे जो विकास की बातें हाँ, होती हैं, स्कूल हाँ, चाहिए, हाँ, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़कें चाहिए, हाँ, ब्रिज चाहिए, पुल चाहिए, क्या ये मुद्दे दिखे बाबा नगरी? देखिए बाबा नगरी में नहीं दिखेंगे, यही मैंने अयोध्या का जिक्र किया, क्योंकि बाबा नगरी, क्योंकि आपको समझ नहीं है, यहाँ से आस्था जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हिंदू को जोड़ा जाता है, तो इसलिए जो है बीजेपी जो है कनेक्ट करती है हिंदू से ज्यादा। तो इसलिए जो है ये ज्यादातर कोशिश की जाती है कि क्या नाम है, ये लोग जो है बीजेपी के वोटर है, कोर वोटर, हाँ, हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा, ये लोग इसी पर देंगे कि हमें देश तो सुरक्षित चाहिए, तो मोदी जी देश को सुरक्षित कर रहे हैं। तो इस तरह के मुद्दे जो रहते हैं। रंजन जी, समीकरण अब क्या कह रहे हैं? अगर मुद्दे बाबा नगरी में राष्ट्रवाद के हावी हैं, समीकरण क्या दिखा रहे हैं वहाँ? देखिए मुद्दे कहीं पर भी ले लीजिए तो कोई एक मुद्दा चल नहीं रहा है, अलग अलग जगह हर काफी अहम मुद्दा है। बाबा नगरी में देखिए कॉरिडोर का काफी अहम मुद्दा है जो चुनाव को सीधे प्रभावित कर रहा है। कॉरिडोर बनाने का
जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी विरोध कर रहे हैं। मनीष जी ज़्यादा बेहतर पता पाएंगे कॉरिडोर को लेकर। चूँकि हम वहाँ काम भी किए हैं, एक बड़ी बात है वहाँ पर। एक देखिए वहाँ पर इस बार जो मुद्दा हुआ है वो ये हुआ है, मुद्दा हम नहीं कहेंगे, मैं सांगठनिक जो बातें हैं वो मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा उन लोगों को बताने के लिए कि संगठन की जो बातें हुई हैं वो मैं आपको बता दूँ। चूँकि वहाँ से निशिकांत दुबे वहाँ के सांसद हैं और विकास की गाथा जब भी बात होती है, विकास की बात होती है तो वो हर काम के लिए क्रेडिट खुद को लेते हैं। इस वजह से जो स्थानीय विधायक नारायण दास, उनकी अपनी जो व्यक्तिगत जो छवि होती है वो नहीं बन पाती है, वो होता है। लोग नाराज इस बात पर रहते हैं कि नारायण दास आते नहीं हैं। तो योगीनाथ जी को जो लाया गया है, मैं मानता हूं कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए वहां उतारा गया। मेरी कई व्यवसायी वर्गों से भी मेरी बातचीत हुई, उन लोगों ने कहा कि वो नहीं आते हैं। कई वर्णवाल समाज, वैश्य समाज, केसरी वहाँ समाज है, क्योंकि बाबा नगरी की जो इकोनॉमी है वो बाबा मंदिर के आसपास इर्द गिर्द घूमती है। तो मैं उसे बाबा नॉमिक्स कहता हूँ। वहाँ पे मंदिर बेचने वाले है, प्रसाद बेचने वाले, पेड़ा बेचने, ये केसरी समाज है, ये वर्णवाल समाज है। ये लोग नाराज है और राजद कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो गए थे। सूर्यास पासवान, ये चीज़ ये सच है, ये कहीं दो राय नहीं है। लेकिन डैमेज कंट्रोल किया गया कि लाया गया योगीनाथ जी को और योगीनाथ जी से उन्हें मिलाया गया जो आरएसएस के वरिष्ठ पुराने हैं, काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, उनको मिलाया गया योगीनाथ जी। तो ये एक मैसेज देना था कि नहीं, हम लोग अभी भी पुरोहित, चूँकि वो पंडा समाज है, वहाँ पर ब्राह्मण समाज है, लेकिन सीट आरक्षित सीट है, नारायण दास हैं। और एक चौराहे पर निशिकांत दुबे और उनके बीच में कुछ अनबन हुई थी, वायरल भी हुआ था बाद में। तो कहीं ना कहीं ये बातें आ रही थी कि शायद सांसद की पूरी इच्छा नहीं है, बदलना चाह रहे हैं। शायद यही वजह कि उन्होंने कल भाषण में दिया कि देखिए कहीं अयोध्या ना बना दीजिए। अयोध्या बनाने का मतलब उनका यह था कि ऐसा ना हो कि राम को हमने लाया, मंदिर हमने बनाई, लेकिन हमारी हार वहीं हो गई। तो यही उनका इशारा था। लेकिन मुझे विश्वास है कि डैमेज कंट्रोल वहाँ पे किया जा रहा है, डैमेज कंट्रोल हो भी जाएगा। और चूँकि विकास कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, विकास वहाँ ये बात है कि कॉरिडोर वहाँ भी बनाने की बात है। अब वहाँ से लोग विस्थापित होंगे, उनको किस तरह से कहाँ ले जाया जाएगा, रोजगार पर सीधे हमला होगा, तो शायद इसलिए विरोध है। मंदिर के आसपास ही सब लोग आते हैं और मंदिर के आसपास दो तीन बातें हो जाती हैं कि वहाँ लेबर डिवीजन है मंदिर में, और मंदिरों में नहीं, लेकिन यहाँ है। मंदिर के ऊपर चढ़ेंगे भंडारी चढ़ेंगे, फूल बेचने वाले कोई और हैं, पेड़ा बनाने वाले कोई और हैं, तो सबका लेबर डिवीजन बना हुआ है। अब उन कहाँ से कहाँ वो जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो निश्चित तौर पर मुद्दा जैसा कि उदय कह रहे हैं, कॉरिडोर का लाना और बनाना, वहाँ एक क्यू कम्प्लेक्स बनने की बात आज से नहीं है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शायद ने उन्हें नहीं शायद ये किया था, लेकिन आज भी वो पूरा नहीं हुआ। तो कई ऐसे मुद्दे अधूरे मुद्दे रह गए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि निशिकांत दुबे की वो छवि सीढ़ियों एक बन के रह गए हैं छाया में, उनको उससे निकलना था, वो नहीं निकलते हैं। तो भूमिहार भी जो हैं वोटर, वो कहते हैं कि वो तो कभी आते नहीं है, बगल में उनका गाँव है। तो उनकी नाराजगी ये होती है कि ये इनकी अपनी अलग छवि हो और ये हमारे प्रतिनिधि के रूप में आए, ये आए, विकास इनको हम दें। अब मुझे लगता है कि पूरा भाजपा वहाँ पे भी कहेगी कि नारायण को नहीं, आप मोदी को वोट दें। चलिए, तो ये मुद्दा रहता है। रंजन जी आंकड़े कुछ ला रहे थे संताल की इन सीटों पर। अच्छा, देखिए, अगर आप देवघर सीट की बात कर रही हैं तो यहाँ ये एससी आरक्षित सीट है और एससी जो है यहाँ पर 14.37-14-15% के आसपास हैं और जो ट्राइबल्स हैं वो 6.5% के आसपास आप मान लीजिए, और मुस्लिम जो हैं वो 10.5% के आसपास, और यादव 9.1। तो जो आरजेडी अपना एक कॉम्बिनेशन खोजता है माई वाला, वो यहाँ पर जो है 10.6 और 9.1 दिखता है। लेकिन अगर आप बाकी वोटरों की बात करें तो यहाँ पर सिंह जो हैं वो 6 से 7% हैं, भूमिहार 3% हैं, कुर्मी 7-8% हैं। इसके अलावा मंडल जो हैं वो 4% हैं। ब्राह्मण यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनकी संख्या 9-10% है। और उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है देवघर के लिए कि वहाँ जो वोटिंग पैटर्न है वो लोकसभा के जैसा चलता है या पिछले विधानसभा के जैसा चलता है। अगर लोकसभा के जैसा चलता है तो फिर एक दूसरी स्थिति पैदा होती है, और विधानसभा के जैसा चलता है तो बिल्कुल एक कांटे का मुकाबला जो है यहाँ पर आपको होने वाला है। और यहाँ पर देखिए 4,37,732 मतदाता हैं। और इन सब के अलावा जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस दौरान जो गाँव में मीटिंग हो रही होगी वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और टोलों मोहल्लों में जो बातचीत होती है अल्टीमेटली काउंट वही करता है, क्योंकि रातों रात जो है वोट पलटते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, दोनों तरफ होता है। जो
जो फाइनलाइज चीज़ें की जाती हैं और चैनलाइज जो की जाती हैं वो दोनों जो है आज ही की रात होगी और फिर वही सुबह। वोटिंग भी अच्छी होती है। जी हाँ, संथाल में वोटिंग अच्छी होती है। पिछली बार भी यहाँ लगभग 64% वोटिंग हुई है। तो बाकी जगह अगर आप इसमें दुमका लोकसभा के अंतर्गत चले जाइए और राजमहल में, तब तो वहाँ और वोटिंग बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी जो है 64% की वोटिंग है और देवघर सीट जो है बीजेपी जो है वो जीतता रहा है, जो मैं देख रहा हूँ। तो उससे मुझे लगता है कि झारखंड बनने के बाद 2 बार बीजेपी, 1 बार जेडीयू यहाँ से जीतने में सफल रहा है और सुरेश पासवान जो आरजेडी के हैं वो 1 बार जीते हैं 2009 में। तो वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं और यहाँ पर जो सेकंड फेज में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें सबसे कम प्रत्याशी भी यहाँ पर हैं। सिर्फ 7 प्रत्याशी देवघर में हैं। तो यहाँ जो मुकाबला होने जा रहा है वो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि आमने सामने का मुकाबला होगा। और अगर आप पिछली बार का वोट डिफरेंस देखिए तो 1.12% है। तो मतलब आधा प्रतिशत वोट भी इधर उधर होता है, तो कुछ भी हो सकता है। अब देखना है कि इस बार जनता किस तरह से वोटिंग करती है, लोकसभा के पैटर्न पर या पिछले विधानसभा के पैटर्न पर, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन देवघर में चुनाव ज़बरदस्त हो रहा है। चलिए, देवघर के आंकड़े, हम बाकी संथाल सीटों के भी आंकड़े जानेंगे, लेकिन क्या उदय, एंटी इनकम्बेंसी किसी सीट पर आप तीनों से समझना चाहूँगी, कहीं पर दिखी मौजूदा विधायक के लिए या फिर सरकार के लिए? क्या वो फैक्टर है या फिर मुद्दे ही वहाँ फैक्टर हैं या सिंबल पे लोग वोट देंगे? देखिए, स्पष्ट तौर पे ऐसा देखा जाए तो ऐसा अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं है। युवाओं में थोड़ी कोई लहर नहीं नहीं, कोई ऐसा, कोई एक जो लहर होती है वो ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है और हर जगह स्थानीय मुद्दे हावी हैं। हाँ, एक अगर देखा जाए तो देखिए, युवाओं में नाराज़गी है कि उन्हें रोजगार नहीं मिला है, तो उसे लेकर कहीं ना कहीं ये फैक्टर है। जब हम युवाओं से बात करते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, सरकार ने हमें रोजगार नहीं दिया, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक मौका और दिया जाना चाहिए क्योंकि सरकार कोरोना और इन सब चीज़ों में व्यस्त रही। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि युवाओं में नाराज़गी है और उसका सबसे ज़्यादा उबाल जयराम महतो की जो सभाएं हो रही हैं, जयराम महतो जो घूम रहे हैं, उनके समर्थन से दिखाई दे रहा है कि युवाओं में कितनी नाराजगी है। क्योंकि अगर वो 12 बजे 1 बजे रात को भी कहीं सभा कर रहे हैं तो वहाँ हजारों की संख्या में युवा एकत्रित होते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, मैं तो उसे आकलन इस तरह से कर रहा हूँ कि जब केंद्र के लिए चुनाव हो रहा था, लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और लोकसभा के चुनाव पीएम बनाने के लिए होते हैं, वहाँ पीएम मोदी का चेहरा बड़ा होता है। लेकिन गिरिडीह में इतनी ज़्यादा वोट लेकर आए थे जयराम महतो, वो अपने आप में बताता है कि वो विधानसभा में क्या करने जा रहे हैं और जिन जिन सीटों पर उनके उम्मीदवार खड़े हैं। अब कैंची किसका कितना काट रही है, ये चुनावी नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर जो लोग भी उन्हें हल्के में ले रहे हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए जब लोकसभा में जयराम महतो इतनी ज्यादा वोट ला सकते हैं तो विधानसभा में वो कहाँ किसको नुकसान। हाँ, भले जीत मिले ना मिले, ये अलग बात है। जयराम महतो वजह से कहीं बाद में रफूगिरी ना करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा में इतना घूमने के बाद अब जयराम महतो, हालांकि जयराम महतो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं, इस बात को लेकर भी नाराजगी है। कई जगह युवाओं ने ये कहा कि हम जयराम महतो के समर्थक हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रत्याशी दिया है उससे हम खुश नहीं हैं। तो ये भी फैक्टर है। लेकिन जहां जहां उन्होंने प्रत्याशी दिए हैं वहां कई जगह समीकरण बड़े तगड़े हैं। डुमरी बेरमो में वो खुद लड़ रहे हैं, इसके अलावा टुंडी में, ईचागढ़ में, यानी जिन सीटों पर जीत नहीं मिली, चंदन क्यारी में, तो किसी का खेल बिगाड़ सकते बिल्कुल हैं, बना बिल्कुल सकते हैं, ये हो गया वही है। डिसाइडिंग फैक्टर जयराम महतो इस बार विधानसभा में हो गए हैं और जब नतीजे आएंगे तो वो सबको चौंकाएंगे। बिल्कुल। आपकी नजर में मनीष जी, जयराम फैक्टर्स की बात जयराम फैक्टर या कोई लहर या फिर देखिए अभी इस बार जो 38 जो कल होने वाला है, संथाल प्रणाली की बड़ी अहम भूमिका वहाँ पर है। संथाल प्रणाली काफ़ी है। सबसे पहले तो हॉट सीट में गांडे विधानसभा की अगर हम बात कर ले, कल्पना सोरेन है, उपचुनाव जीत करके आई थी। कहा यह जा रहा था कि जब ये जीत जाएंगी तो इन्हें सीएम बनाया जाएगा और लोगों में इस बात की नाराज़गी बहुत ज़्यादा है कि कहा यह गया था कि कल्पना सोरेन जब जीत जाएंगी तो उनको सीएम बनाया जाएगा और यह कह के वोट भी लिया गया था। तो इस बात से लोग नाराज़ है वहाँ पर। और उनके विपरीत जिनको उतारा गया है, एनडीए ने जिन्हें उतारा है, वो मुनिया देवी जी हैं और वो ग्रामीण अध्यक्ष रही हैं, जेपी जिला परिषद अध्यक्ष रही हैं। तो जीप अध्यक्ष होने का नात मतलब यह हो गया कि उनके इतने प्रखंड प्रमुख उनके साथ हैं, तभी वो जीप अध्यक्ष बनी। यानी ग्रामीण इलाका में उनकी पकड़ है। और आप देखी होंगी कि अमित शाह से लेकर के बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी गांडे में आए हैं।
तो इसका कहने का मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक मुद्दा वहाँ पे और है। उस दिन अन्नपूर्णा देवी वहाँ मौजूद थी, मुनिया देवी का प्रचार कर रही थी। उन्होंने ये आरोप लगाया था यहाँ पे बिना डीपीआर, बिना स्वीकृति के कई योजनाओं का शिलान्यास कर दिया गया और वो योजनाएं अधर में लटकी हैं। लोग इस वजह से नाराज हैं कि शिलान्यास कर दिया, फीता काट दिया, लेकिन काम नहीं हुआ है, बजट सैंक्शन नहीं हुआ है। तो ये दिखावे की चीज हुई है। चुनाव के समय इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है वो होते रहते हैं। मेरा ये कहना है कि आम चुनाव के वक्त मुझे प्रमोद महाजन की एक बात हमेशा याद आती है। उन्होंने कहा था कि जो चुनाव प्रचार होता है वो हम राजनीतिज्ञों के लिए होली के जैसा है, और इसमें हम लोग कई बार जो है बिलो द बेल्ट भी चले जाते हैं और कुछ ऐसी बातें भी कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए। तो चूंकि उसे आप होली में जिस तरह से लोगों को आदमी बहुत चीज़ कह देता है तो उस तरह से लेना चाहिए। तो भले अब ये बात कोई राजनीतिज्ञ न कह रहे हों, लेकिन सच तो यही है। देखिए, आरोप दोनों तरफ से लगते हैं और ये भी बात है कि अब जनता भी हर चीज़ को समझने लगी है कि क्या कहने का मतलब है। अगर आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती मुद्दा बनाना चाहिए तो लोग उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी तरह से अगर आप कुछ दावे कर दीजिए तो लोग उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये जो हाथ में ये वाला चीज़ आ गई है ना, इससे बहुत परेशानी बढ़ गई है। सारी चीज़ें यहीं मिल जाती हैं। तो अब जो हमारे मतदाता हैं उन सबके पास ये है, वो सारी जानकारी रखते हैं। और अब चूँकि सबके हाथ में मोबाइल है, फ़ोन है, तो वो इन चीज़ों की भी जानकारी रखते हैं कि जो ड्यूरेशन हुआ, जो कार्यकाल रहा, उसमें क्या काम हुए अच्छे और क्या काम अच्छे नहीं हो सके। तो उन सारी चीज़ों को लोग देखते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आप गांडेय की बात कर लीजिए, आप धनवार की बात कर लीजिए, जितने भी हॉट सीट हैं जहां बड़े नेता लड़ रहे हैं। और देखिए, दूसरे फेज में इत्तफाकन मुख्यमंत्री का भी सीट है, बरहेट वहाँ हैं, कल्पना सोरेन गांडे से हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और लोग कहते हैं कि हो सकता है कि संभावित मुख्यमंत्री के दावेदार, अब लोग कहें चाहे नहीं कहें, उनके समर्थक धनवार में ये बात कह रहे हैं कि आप भावी मुख्यमंत्री के लिए वोट कर रहे हैं। तो धनवार की सीट हो गई। इसके बाद सुदेश महतो की सीट सिल्ली हो गई, आजसू सुप्रीमो हैं, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी। तो जितने भी टॉप फेसेस हैं वो सब के सब सेकंड फेज में आपको दिख रहे हैं। और सारी सीटों की अपनी एक खासियत भी होती है, विशेषता होती है। और रंजन जी, मनीष जी से ही पूछ रहे थे, लहर एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, क्या इन्हें दिखा या नहीं? मैं करना चाहूंगा। हम सीटों की चर्चा कर रहे हैं। अभी अभी जामताड़ा में हमारे रिपोर्टर दीपक मौजूद हैं। उन्होंने सीता सोरेन का एक बयान भी हमें भेजा है। वो कह रही हैं कि यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, दंगा फसाद मारपीट की आशंका है। उन्होंने एसपी साहब को स्पेशल आवेदन दिया है। उन्होंने ये अपील की है कि यहाँ पे चुनाव आयोग अलर्ट मोड में रहे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आशंका जताई है कि बहुत कुछ हंगामा और बहुत स्थिति अप्रिय हो सकती है। और उन्होंने इस बारे में बयान भी दिया। अभी हम कह रहे थे कि जामताड़ा सबसे ज्यादा हॉट सीट हो गया है और इसी तरह से गांडे में भी परिस्थितियां हैं। लेकिन जामताड़ा को लेकर ये अपडेट है, सीता सोरेन ने अभी चुनाव आयोग से और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है। वहाँ कहीं ना कहीं उदय, वहाँ पर नाक का सवाल हो गया है। देखिए, इरफान अंसारी के नाक का सवाल है, वहाँ पर सीता सोरेन के नाक का सवाल है। इसलिए क्योंकि सीता सोरेन लोकसभा चुनाव हारी थी, तो ऐसे में उनके लिए भी ये नाक का सवाल है कि जीतना जरूरी है उनके लिए। तो वहां पर जो है, वहां पर जी तोड़ मेहनत दोनों ही प्रत्याशियों ने किया है। चूंकि वो विधायक भी रहे हैं, इरफान अंसारी वहां से मंत्री भी रहे हैं, तो उनके लिए भी एक ये हो गया नाक का सवाल। चूंकि आपने देखा यहाँ पर सीता सोरेन जो कि जेएमएम से आई हैं, कल तक उनको भाभी भाभी कहते थे, आज वही उनके सामने चुनाव लड़ रही हैं। तो उनके लिए ये हो गया है कि कैसे सीट बचाया जाए वहां पर। तो वहां पर भी देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रही है, कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है, वहां कोई लहर नहीं दिख रही है। आप ये जानिए, कहीं पर किसी की कोई लहर नहीं है। वोटर साइलेंट है, दिखाना नहीं चाह रहे, वाकई नहीं। देखिए, वोटर साइलेंट हो गए हैं, वोटर साइलेंट मोड में चले गए। अब देखिए, हम क्यों कह रहे हैं जामताड़ा में तरुण गुप्ता का इसलिए नाम हम ले रहे हैं क्योंकि एक तो जेकेएलएम के भी अपना एक वहां पर वोटर है बहुत लोग, और जो तरुण गुप्ता है वो बीजेपी की राजनीति करते आए हैं, आसू में रहे हैं वो। तो आप इसको भी समझिए कि तरुण गुप्ता के भी अपने वोटर हैं। अब ये किसके वोट काटेंगे ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन साफ है कि किसके वोट काटेंगे। लेकिन मैं चाहता नहीं कि अभी बताऊं, क्योंकि चुनाव होने दीजिए, उसके बाद तो वो चीजें समझ में आती है। तरुण गुप्ता बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं 2009 में। हालांकि पिछली बार वो निर्दलीय
ये लड़े थे तब 1-1.5% ही वोट आया था। देखिए, मैंने कहा ना कि मतदाता अब बहुत सारी चीज़ों को समझने लगे हैं और बहुत मुश्किल है कि चीज़ों को अब जिस तरह से पहले एक नैरेटिव बना लिया जाता था वो बनाना मुश्किल हो रहा है। और इस चुनाव में हम देख रहे हैं, आप जाइए, लोगों से आप लोग मिल रहे हैं, वो अपने दिल की बात जो है जुबान पर आने नहीं देते। कई बार अगर आप वो अब ना आपको जज करते हैं, आप उनको जज नहीं करते, वो आपको जज करते हैं। आप जिनका नाम लीजिएगा कहेंगे हाँ हाँ वही, फिर आप थोड़ी देर बाद दूसरा नाम लीजिए तो कहेंगे हाँ हाँ वही। तो अब बड़ा मुश्किल है और जनता अब बहुत समझदार हो गई है और ये सही भी है। चलिए, उनका वोट है, उनको जिनको मन करेगा। और जिस वक्त एक चीज और भी है आशा, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात कही। वहाँ पर देखिए कहीं भी जाएंगे, अब आप जनता से पूछिए कि अच्छा आप ये बताइए आपके क्षेत्र में काम हुआ है, तो आपसे सवाल करेंगे, आप तो घूम के आए हैं ना, आप ये बताइए आपने क्या देखा है यहाँ पे, अब आप बताइए। अब हम उनसे सवाल करें, हमें से उल्टा पूछ लेते, क्या किया आपने क्या देखा वहाँ पर। अब देखिए, ये नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा इस पर कि ये जनता का फ्रस्ट्रेशन है। मैं एक वाकया आपको बताता हूँ। बड़हरवा में हम लोग जब बड़हरवा में हम लोग थे, जहाँ पे बैठे हुए थे, जब बातचीत हो रही तो वहाँ लोग ने बताया कि जंक्शन के बाहर में एक मास्क लगा हुआ है, 3 साल से वो खराब है। मास्क लाइट जो होता है वो 3 साल से खराब है। वो लिख रहे हैं, सबको दे रहे हैं, विधायक को दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि को दे रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। तो फ्रस्ट्रेटेड अब हो गए हैं। वो कहते हैं कि हमारी बातें कौन सुनता है, अभी चुनाव है, आप चुनाव है, अब आइए, बस घूम रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, बाजा बज रही हैं, इनको वोट दे, उनको वोट दे, फिर ये खत्म होगा, कोई फिर पूछने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। वोटर को जागरूक होना एक अलग बात है, लेकिन अगर वो इनकी इच्छा अब हट रही है तो ये शुभ संकेत। एक चीज और भी है, हाँ, एक चीज और भी है आशा। देखिए, लोकसभा चुनाव में आपने देखा था 2 मुद्दे सबसे बड़े बने थे जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो माइनस पॉइंट हुए थे, विपक्ष ने बनाए थे। एक तो रोजगार का मुद्दा बना दिया था और दूसरा बना दिया था आरक्षण का मुद्दा। ये मतलब बीजेपी के लिए या यूं कहे एनडीए के लिए काफी इस पर भी रोक लगनी चाहिए। साइलेंसर जो खोल के अपनी बाइक चलाते हैं, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। रोक है, लेकिन अब ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, कड़ाई होनी चाहिए है। तो यहाँ पर बात की जाए कि यहाँ पर ऐसे में रोजगार का मुद्दा यहाँ पर भी है, लेकिन अब इस मुद्दे को एनडीए फोल्डर ने कितना भुनाया है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप कितना मतलब उन मुद्दे को लेकर गए हैं जनता के बीच में, युवाओं के बीच में। ये तो युवा कह रहे हैं ना कि हम देखिए हमको रोजगार नहीं मिला। आप कितना इन मुद्दे को लेकर गए हैं, कितना हावी रहे हैं, कितना इन मुद्दों को भुना पाए हैं, ये आपको 23 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन ज्यादातर हमने देखा है मुद्दे क्या रहे हैं, जनरली मुद्दे रहे हैं। एक वहां पर हॉस्पिटल नहीं है, जनरली मुद्दे रहे, चपाकल कहते हैं यहाँ पर, वहां पर यहाँ पर ये नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आप जाइए आदिवासी गाँव में तो आप देखेंगे सड़क तो बन गई भैया, नाली का पानी कहाँ निकालें, वो भी एक मुद्दा है। लोग कह रहे हैं हम 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पानी लेने जाते हैं। तो मुद्दे हैं, मुद्दे तो हैं, लेकिन अब ये एनडीए फोल्डर ने इन मुद्दों को कितना भुनाया, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। वो कितना जनता के बीच में ले गई है। जितना आप घुसपैठ का मामला की बात कर रहे थे, उतना अगर आप बेरोजगारी का मुद्दा उठा लेते तो मेरे ख्याल से शायद अभी जो सिचुएशन लग रही है, क्या नाम है, 50-50 की, वो थोड़ा ऊपर नीचे लग सकती है। ये सब बातें हम चुनाव के बाद करेंगे। मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली जो जीता वो सिकंदर, और फिर जो उसके जो भी मुद्दे हैं वो सारे हिट हो जाते हैं। आप केवल चुनाव, जी हाँ, अब जब चुनाव परिणाम आएगा तो आप देख लीजिएगा, तमाम विश्लेषक जो हैं उसमें हम लोग भी अलग नहीं कर सकते अपने आप को कि को बता दें कि उस दिन लगातार आप सबसे तेज नतीजे देखेंगे काउंटिंग के दिन, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, हमारा जो एग्जिट पोल है जो लोकसभा में हमने किया था, जो सर्वे किया था, और उसी तरह के परिणाम आए थे। तो इस बार भी सबसे तेज परिणामों को जानने के लिए, सटीक परिणामों को जानने के लिए आप 20 तारीख को बने रहिएगा हमारे साथ दिन भर लगातार लाइव में, और हम हर एक सीट की स्थिति बताएंगे, कौन आगे कौन पीछे हो सकता है। जो हमारी टीम ने सर्वे किया है वो आपके सामने लाएंगे। बढ़ते कुछ और सीट बचे हुए। गांडी की सीट एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है, हॉट सीट है, कल्पना सोरेन से चुनावी मैदान में है, और ये सीट इतनी सेफ जेएमएम के लिए रही कि सरफराज अहमद को ये सीट खाली करवा के कल्पना सोरेन ने यहाँ से उपचुनाव जीता है। तो अब
यहाँ पर का मुकाबला और यहाँ पर के चुनावी मुद्दे, यहाँ जनता का मिजाज आपने टटोला मनीषी कैसा लगा? देखिए, चूंकि ये इलाका पूरी तरह से हम कहेंगे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आता है और जातीय समीकरण में हर जाति के लोग वहाँ हैं, वैसे समाज भी है। और चूंकि वहाँ का जो व्यवसाय है वो स्टोन पे रहा है, माइका चिप्स भी वहाँ भी रहे हैं, माइका और दूसरी चिप्स भी रहे हैं जो की जाता है। पट्टी है एक पूरी तरह से पूरा इलाका, कोडरमा डोमचास से लेकर के आप चले जाएंगे आगे तक तो ये पट्टी है। तो रोजगार में प्रॉब्लम वहाँ आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का वो सीट रहा है, सुरक्षित भी रहा है, भाजपा पहले से वहाँ पर रही है। बाबूलाल मरांडी भी की प्रतिष्ठा दांव पर वहाँ पर है, रविंद्र राय वहीं से हैं, उसी गिरिडीह से हैं। राजधर्मार में जो चुनौती थी, जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया गया, निरंजन राय को आखिरकार मना लिया गया, तो कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का डर था कि जिन चेहरों को लेकर के हम आगे चुनाव लड़ रहे हैं, बाबूलाल मरांडी को, हालांकि बाबूलाल मरांडी के प्रदेश के में जो चुनाव है उसमें हारे हुई हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ते अगर वहाँ से कुछ डगमगाता तो बहुत बड़ी हार एनडीए के लिए होता। और ठीक उसी तरह से आप आइए गांडे में, सीता कल्पना सोरेन को हराना बीजेपी के लिए नाक की बात है, क्योंकि इस राज्य का एक प्रचलन भी है, परंपरा भी रहा है कि यहाँ से सीएम होते हुए लोग हारे हैं, शिबू सोरेन हो या रघुवर दास हो। तो अगर कल्पना सोरेन वहाँ पे हारती हैं तो निश्चित तौर पे जेएमएम के लिए एक बहुत बड़ा ये झटका होगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए फोल्डर पूरी तरह से अपनी ताकत झोंके हुए हैं। जेबीएम का भी वोट उनके पास आएगा, आंसू का भी वोट आएगा, वहाँ से बाबूलाल मरांडी भी रहे हैं, रविंद्र राय की अपनी वहाँ पे है, निर्भया शाहबादी यहीं गांडे में। लेकिन जेबीएम तो अपनी सबसे सेफ सीट मानती है ना, इससे उसमें गांडे भी शामिल है जो सेफ सीटों की लिस्ट है। निश्चित तौर पर ये साले जी एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 2 सीटों की बात अभी मनीष जी ने की, एक राजधनवार और दूसरे गांडे की। तो दिलचस्प ये है कि ये दोनों सीटें दोनों पार्टियों के लिए कितनी ज़रूरी हैं। अगर आप देखिए राजधनवार की बीजेपी की और गांडे जेएमएम की, कि वहाँ पर निरंजन राय को बीजेपी ने मनाया और यहाँ पर रिजवान अंसारी को जेएमएम ने मनाया। तो अब आप समझ लीजिए कि इन 2 सीटों पर कोई भी रिस्क लेने के लिए पार्टियां तैयार नहीं है। जो वोट काट सकते थे, बड़े वोट काट सकते थे, उन्हें मना लिया गया। जी हाँ, दोनों तरफ से ये चीज जो है घटित हुई। तो इंटरेस्टिंग है इस बार का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो झारखंड में चुनाव हो रहा है वो बहुत दिलचस्प चुनाव हो रहा है, इंटरेस्टिंग है। और पिछले बार जो चुनाव हुए हैं या उससे पहले जो चुनाव हुए हैं उससे थोड़ा अलग है इस बार का चुनाव। पहली बात तो यह है कि यहाँ के चुनाव में आप देखिए तो इस बार कोई एक मुद्दा बन नहीं पाया। बनाने की बहुत सारी कोशिशें की गई, सत्ता पक्ष की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी, तो वो मुद्दा उतना ही बना जो उनके समर्थक थे उसे वो मुद्दा बनाकर चलते रहे। वो एक कोई ऐसा मुद्दा नहीं बना कि वो पूरा स्प्रेड कर जाए चारों तरफ, और ये चीज आपको देखने को नहीं मिली। और यही वजह है कि इस बार कोई लहर आपको किसी तरफ से नहीं दिख रही है। तो इसकी वजह यही है क्योंकि अगर सत्ता पक्ष ने कोई मुद्दा चलाया तो वो जो उनके समर्थक हैं वो उनके लिए मुद्दा बनकर रह गया जो कि पहले से था। उसी तरह से विपक्ष ने जो मुद्दा बनाया वो उनके समर्थकों के लिए मुद्दा बनकर रह गया जो कि पहले से भी उसी पार्टी को समर्थन करते रहे थे। तो ये चीज जो है इस बार के चुनाव में अलग दिखा और यही वजह है कि कोई वेव नहीं दिख रहा है। और आम पर तो 2014 से चर्चा होनी शुरू हो गई, हालांकि उससे पहले भी लहर होती थी, वेव होती थी, लेकिन 2014 से ये अब सब देखने लगे हैं कि इस बार लहर है या नहीं, वेव है नहीं। रंजन जी, सिल्ली सीट वो भी अहम सीट है और उस पर आपसे क्योंकि उदय जी भी चुनावी सफरनामे पर निकल गए हैं तो जो वेव दिखनी चाहिए वो अलग बात है, लेकिन सिल्ली की जंग कितनी दिलचस्प और कितनी नाक की लड़ाई सुदेश महतो के लिए? देखिए, सिल्ली की सीट जो है वो अगर आप देखिए तो इस बार कांटे के मुकाबले में उसको लोग रख रहे हैं, लेकिन उस सीट के साथ जो है अगर आप जब सिल्ली का नाम लेते हैं तो साथ में सुदेश महतो का भी नाम आता है। और अगर आप देखें तो जो 2014 का चुनाव हुआ जब बीजेपी का वेव था, लोग कहते हैं मोदी वेव, उसमें सुदेश महतो वहाँ से हारे थे और उसके बाद जो है एक बाई इलेक्शन में भी फिर वो हारे। लेकिन इसके अलावा वो 2000 से लगातार वहाँ पर जीत रहे हैं। लेकिन इस बार जेल केम है, देवेंद्र महतो, ट्रायंगुलर फाइट दिख रही है। हाँ, नेचुरली यहाँ पर जो है ट्रायंगुलर फाइट होगी। ये मानकर चलिए यहाँ पर आदिवासी वोटर्स हैं, अदर कास्ट के बहुत सारे वोटर्स हैं, ओबीसी हैं, सामान्य जाति के वोटर्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है ये तो तय है कि देवेंद्र महतो ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। लेकिन परिणाम क्या आएगा
अभी उस बारे में और मैं व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन मजबूर हैं हम, अभी बंधे हुए जी हैं, हाँ, लेकिन इसलिए कल के बाद से आपको पूरी तस्वीर दिखेगी। रंजन जी बंधे हुए हैं, देखिए अभी रंजन जी अभी हमने पूरा अभी पोटली खोले हुए हैं। हमने पहले किया है, पहले हमने चर्चा की है हर हमने सीटों समीक्षा पर। किया, हाँ। लेकिन देखिए मैं हमेशा मानता हूं कि चुनाव जो भी होता है वो हर दिन बदलता है, रहता है, सही बात। चूंकि हम जब बातें कर रहे होते हैं उस समय की बातें कर रहे होते हैं, और जैसा मैंने कहा ना कि आज की रात कयामत की रात है, और आज जो है वोटर्स किस तरह से अपने आप को गोलबंद करते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, और सारा खेल बिगड़ जाता है। और इतना ही नहीं, आज ही दिन भर नहीं, कल दिन भर भी जो है नजर रखना है, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं उस दिन भी घटित हो जाती हैं कि चीजें बदलने लगती हैं। तो इसीलिए जो है, वैसे अब जनता भी इन चीजों को समझती है कि क्या कुछ होता है चुनाव के पहले या चुनाव के दौरान, उन चीजों को समझने लगी है। लेकिन जहां तक सिल्ली की बात है, देखिए राज्य में जो सबसे ज्यादा कुर्मी आबादी है वो सिल्ली में ही है, तो वहां पर उसका तो एक असर होता ही है। लेकिन इसी वजह से वहां पर जो तीनों मुख्य दल हैं, जिसमें कि अब आपको JLKM को खास करके इधर उत्तरी छोटा नागपुर और रांची के कुछ इलाकों में जोड़ना पड़ता है, तो उसमें अगर आप देखिएगा तो वहां पर आपको दिखेगा कि वो तीनों प्रत्याशी उसी समुदाय से हैं, तो उसमें एक वोटों का बंटवारा होता है। फिर उसमें जो वोटों का बंटवारा होता है उसमें किसी का चंक बड़ा, किसी का कम, किसी का उससे कम, यही होता है। तो वो कैसे होता है, और फिर इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो अदर वोट्स हैं कि वो किसकी तरफ जो है वो जा रहे हैं, और उससे परिणाम जो है वो प्रभावित होता है, इससे इनकार नहीं किया चलिए जा सकता। अमानी जी, संताल की एक और सीट है, बरहेट की सीट, अहम सीट, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस सीट पर हैं। उसके बाद हम दुमका की भी बात करेंगे, लेकिन पहले बरहेट की सीट। बरहेट की सीट में क्या जो JMM का परचम लहराता रहा है वही लहराने का ट्रेडिशन है वहाँ, या फिर ऐसा लगता है कि मुद्दे कुछ हावी होते हैं? गमालियल हेम्ब्रम इस बार किस तरह चुनावी टक्कर दे रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अब चूंकि वो गढ़ रहा है, वो हेमंत सोरेन के लिए सबसे सेफेस्ट अगर कहेंगे तो उन्होंने छोड़ दी थी और बरहेट की, और ये होता ही है, जितने भी मुखिया होते हैं पार्टी के, उन सबका एक अपना सेफ सीट सेफ होता है। लेकिन जो उनको लाया गया, उनको एक तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोच समझ के वहाँ पे लाया है और उनकी अपनी रणनीति होगी। लेकिन चूंकि सिंधमारी करना है, किला को ध्वस्त करना है, तो ये आसान नहीं होगा। लेकिन आशा, मैं कहना चाहूँगा कि मैं ये सोच रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सीता सोरेन की बेटी को अगर वहाँ से उठाए होते तो मुकाबला कुछ और होता, तो मुकाबला कुछ और होता, चाचा और भतीजे के बीच में चाहे तो होता, तो ये मुकाबला कुछ और होता, शायद नज़ारा भी कुछ और होता, परिणाम भी कुछ और हो सकता था। लेकिन चूंकि वह गढ़ है, अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है, देखना होगा कितना वो अपने पक्ष में कर पाते हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ED का मामला, बेरोजगार का मामला, घुसपैठियों का मामला, एक सबसे अहम बात है कि घुसपैठियों के मामलों के साथ साथ में एक जुड़ा हुआ मामला यह है कि आदिवासी की ज़मीनों को कब्रिस्तान में तब्दील किया जा रहा है। ये कई जगह हम लोग को भी देखने को मिला है कि आप मेन रोड के किनारे, हाईवे किनारे बन रहे हैं, तो ये मामला सीता सोरेन ने भी उठाया था। ये जामताड़ा में भी बात कह रहे थे लोग कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस तरीके से उठाया जाए, तो ये एक अहम मुद्दा। अब इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी NDA कैसे भुना पाती है इस चुनाव में, तो ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आदिवासी ज़मीन को कब्रिस्तान में तब्दील करने की, जबरन तब्दील करने की बात हो जाती है, तो इस मुद्दे को वो कैसे उठाते हैं, घुसपैठिए पर उनका कितना मिल पाता है, तो वो जो आपने बरहेट कहा उसे वो कैसे जीत पाते हैं, ये बहुत बड़ी, अगर उनकी हार किसी की भी होती है तो निश्चित तौर पे बड़ी बात है। और एक और जो अहम सीट है, उपराजधानी की सीट, दुमका की सीट, बसंत सोरेन यहाँ से चुनावी मैदान में है, और दुमका की वो सीट है जहाँ से शिबू सोरेन को भी हराया गया था। तो इस बार की जंग और मुद्दे क्या वहाँ दिख रहे हैं कि मुद्दे हावी हैं, या फिर आमने सामने की टक्कर जो एक परंपरा रही है? देखिए, अब चूंकि आमने सामने की टक्कर अब बिल्कुल साफ हो गई है। ऐसे 28 सीट है जहाँ पे NDA और UPA आपस में सामने सामने है, इंडिया गठबंधन, ये सामने सामने क्लियर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जयराम महतो के आने से, टाइगर के आने से, कैंची के आने से त्रिकोणीय 10 जगह ही है जहाँ पे त्रिकोणीय होगा। लेकिन दुमका जो है वो बड़ा दिलचस्प इसलिए कि बसंत सोरेन वहाँ से हैं, शिबू सोरेन का गढ़ है, रहे भी हैं। सुनील सोरेन
जिनको कि टिकट नहीं मिला था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, वो पहली बार लोकसभा चुनाव जीते और लड़े और जीत भी गए, लेकिन दूसरी बार उनको नहीं दिया गया बल्कि सीधा सोरेन को वहाँ पे लाया गया। तो इस बार उनको पार्टी जिताना चाहेगी और उनको जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी। लेकिन बसंत सोरेन के परिवार में ही, हेमंत सोरेन के परिवार में ये माना जाता है कि बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच में कोई बहुत अच्छे मधुर संबंध नहीं माने जाते हैं। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सब लोग इस बात को जानते हैं। और दूसरी तरह की उनका जो व्यक्तित्व है थोड़ा दूसरे तरह का है। आपको याद होगा कि दुमका जो रोड था वो रोड बहुत दिनों तक नहीं बना, एक ट्रक एक पूरे कार के ऊपर गिर गया और वो पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया। वो देवघर से आ रहे थे पूजा करके, उधर से दूसरी ओर से वो आ रहे थे, तो विकास नहीं हो पाया, लोग में नाराजगी थी। लेकिन इस बार आमने सामने की टक्कर है। अब लुइस मरांडी रहती हैं वहाँ से, जामा से लड़ रही हैं, तो वो कितना जेएमएम को सपोर्ट कर पा रही है ये भी एक बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी में रही हैं तो वो दुमका में भी एक चीज़ है। दुमका में हम बात करें तो देखिए, दुमका में बसंत सोरेन और सुनील सोरेन की हम बात करें तो आमने सामने की टक्कर है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी एक सबसे बड़ी चीज़ है, फैक्टर बनकर आ रहा है कि आप कितना वहाँ पर रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं वहाँ पर, ये सबसे बड़ा फैक्टर बन के आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दुमका में अभी जो बात की जाए, जैसे रोड सड़कों की बात कर रहे थे, वहाँ पर ये फैक्टर रहेगा। चूँकि बसंत सोरेन भले ही सोरेन परिवार के एक बेटे क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर जो है ये कहा जाए कि बसंत सोरेन हावी रहेंगे तो ये कहना गलत होगा। क्योंकि जैसा कि अभी हम बताएं, सुनील सोरेन जो है वो भी पूरी जितनी जीतोड़ मेहनत वो कर रहे हैं और जिस तरह से वो फील्ड में दिखे हैं इन पिछले कुछ महीनों में, वो भी क्या नाम है, कहीं ना कहीं एक फैक्टर होने वाला है जनता के बीच में वो जितना गए हैं। यानी एक तरफा मुकाबला नहीं, आमने सामने की टक्कर यहाँ नजर आ रही है। इस बात पे डिपेंड करता है कि शहर में जेएमएम कैसा प्रदर्शन करता है और गांव में बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है, उस पर परिणाम जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा। नहीं तो वहां पर एक डिवीजन जो है वो शहर और गांव में दिखता है और बाकी चीज़ें जो रहती हैं वो वहां पर उतना प्रभाव शायद न डालें। चूँकि वहां पर शिबू सोरेन परिवार की बात जब हम करते हैं तो वो वहां से एसोसिएट होते हैं। हालांकि यहाँ से आप देखिएगा, स्टीफन मरांडी 6 बार जीते हैं और स्टीफन मरांडी ने यहाँ हेमंत सोरेन को 2005 में पराजित किया है और 2014 में भी हेमंत सोरेन पराजित हुए। तो दुमका में अलग तरह से परिणाम आते रहा है। तो एक कीन कॉन्टेस्ट यहाँ पर दिखता है। वही जो दोनों के वोट में आप फर्क देखेंगे तो वो 5 से 6% के बीच होता है यहाँ पर। तो अगर 3% इधर से उधर हो जाए तो परिणाम पर असर पड़ता है। इसलिए बाकी चीज़ों का तो मेरे लिए उतना ये मतलब वहाँ पर कम से कम जो दुमका की सीट है उस पर नहीं दिखती है, क्योंकि कुछ सीटें जो है किसी के साथ एसोसिएट हो जाती हैं और फिर उस पर ही वो चीज़ें निर्भर करती हैं। तो अब देखना, यही मैंने कहा कि शहर और गांव में किस तरह से वोटिंग होती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और कौन पार्टी अपने स्ट्रांग बेस में तो बेहतर करता ही है, जो उसका वीक जोन है वहां पर कैसा प्रदर्शन करता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बोरियो और लिट्टीपाड़ा पे की बात कर लेते हैं। बोरियो की बात इसलिए क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम इस बार बीजेपी की टिकट पर है, तो ये सीट ऐसे ही अपने आप में बहुत दिलचस्प बन जाती है। वही लोबिन हेम्ब्रम है जो हेमंत सरकार में शामिल होते हुए भी सरकार के खिलाफ बोलते रहे और बाद में फिर पार्टी को छोड़ा इन्होंने और बीजेपी में गए हैं। तो अब जो बोरियो की सीट जो जेएमएम के खाते में गई थी, वो जेएमएम वापस पाने में कामयाब होगा या फिर बीजेपी के खाते में लोबिन हेम्ब्रम ये सीट ले जाने में कामयाब होंगे। तो यहाँ की जंग और यहाँ की जनता का मिजाज कैसा बताना है कि किस खेमे में जाएगा, मुद्दे जो देखा है आपने वो बता। देखिए यहाँ पर देखिए बात करें बोरियो की तो धनंजय सोरेन वहाँ से खड़े हैं, लोबिन हेम्ब्रम खड़े हैं वहाँ से। लिट्टीपाड़ा की बात करें, हेमलाल मुर्मू है, बाबूलाल मुर्मू है, ये यहाँ से चुनावी मैदान में है। तो यहाँ पर भी समझिएगा, यहाँ पर भी जो है फाइट, देखिए हम लोग क्यों कह रहे हैं फाइट एकदम बिल्कुल नेक टू नेक है, जनता को ये बताना जरूरी है। क्योंकि यह समझिए इस बार कोई कुछ नहीं कह सकता है, सारे आंकड़े फेल हो जाए, वोट देना बहुत जरूरी है। जिसे जिताना चाहते हैं उसे वोट दीजिए। और इस बार नेक टू नेक फाइट, इसलिए कोई कुछ नहीं कह सकता है। पल्ला किसकी तरफ भारी है, किसकी तरफ हल्का है, ये कोई नहीं कह सकता। क्योंकि यहीं पर साइलेंट वोटर जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्योंकि वोटर साइलेंट है, वो वहां पर अब उनको वो जाकर सिर्फ मतदान केंद्र पर जाकर वो वोट करेंगे। देखिए
बात करें बोरियो की, तो बोरियो में भी एक जो मुद्दा जो है वो बन रहा है, वहाँ पर भी रोजगार का मुद्दा बन रहा है बोरियो के अंदर, और वहाँ पर भी मुद्दा बन रहा है स्वास्थ्य का मुद्दा जो है बोरियो के अंदर बन रहा है कि भाई बोरियो और क्या नाम है एक वहाँ पर भी एक अच्छा अस्पताल हो, वहाँ पर भी रेफर सेंटर ना हो, रोजगार मिले, उनको ऐसा विधायक चाहिए। लिट्टीपाड़ा की बात करें, हेमलाल मुर्मू और बाबूलाल मुर्मू की बात करें तो उनका भी यही कहना है। देखिए सभी जो प्रत्याशी वो यही कह रहे हैं, रोजगार और स्वास्थ्य और जल और इसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी क्या नाम है, वहाँ पर लिट्टीपाड़ा में इस चीज़ की बड़ी कमी है। वहाँ पर आप जाइए, गांव के अंदर जाइए, गांव के लोगों से मिलिए, समस्याएं देखिए, तो काफ़ी सारी कमियां आपको दिखेंगी कि क्या क्या कमियां हैं। अब अगर मुद्दों पर वोट होगा तो मुद्दों पर वोट होगा तो मुद्दों पर वोट होगा कि अगर ग्रामीण इलाकों में जाएंगी तो पानी को लेकर एक सबसे बड़ी समस्या बढ़ी रहती है कि 2 से 3 किलोमीटर लेकर पानी जाते हैं। एक मुद्दों पर वोट होगा तो वहाँ पर एक वोट पड़ेगा आपका स्वास्थ्य को लेकर पड़ेगा कि भाई हमें एक अच्छा अस्पताल मिल जाए ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े, यहीं पर इलाज हो जाए और समय पर डॉक्टर। एक तो सबसे बड़ी बात है डॉक्टरों की, हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है गांव में। कई आप सरकार चाह भी रही है कि वहां डॉक्टर जाना नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर एक सबसे बड़ी समस्या बने हैं कि ऐसे इलाकों में डॉक्टर्स अच्छे से अच्छे हों ताकि अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो भाई त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ देर के लिए चीजों को संभाला जा सके। ऐसे डॉक्टर्स की बड़ी कमी है। आशिया आप जाइए गाँव के ये सब जमीनी मुद्दे और जो धरातल पर दिखते हैं मुद्दे वो सब हैं। मनीष, कोई और सीटें हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी समझते हैं? देखिए सारी सीटें हम लोग ने बात कर ही ली। सबसे इम्पोर्टेंट जो गंडे रहा वो है लुइस जामा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट इस बार हो जाएगा। लुइस मरांडी चली गई हैं वापस, फिर से एक बार वो जेएमए में चली गई हैं, लेकिन चूँकि जामा से 2 या 3 बार जीती हैं, सीता सोरेन वहाँ से विधायक रही हैं और उनको आशीर्वाद वहाँ से मिलता रहा है, लेकिन जामा से इस बार लुइस मरांडी भाजपा को छोड़ के गई। और आपको याद होगा कि जब उन्होंने भाजपा के बाद जब जेएमएम को ज्वाइन किया था तो कुछ बड़ी लंबी सी उन्होंने कुछ फ्रिस्त जारी की थी, लिख करके कई आरोप उन्होंने लगाया था अपने दत्त को, ये कहा था हो सकता है कि शायद उनसे सिंपैथी वोट मिल जाए। लेकिन हम लोग जामा गए थे, वहाँ पे कुछ वहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि लेकिन जो सीता सोरेन थी वो बात अलग थी, लेकिन लुइस मरांडी के आने के बाद से कोशिश दिया है। अब ये देखना होगा कि लुइस मरांडी लौटी हैं तो कैसे इन चीज़ों को वापस कर पाती, चूँकि हालांकि उन्होंने अभी हाल में ही कहीं कोई चुनावी में बयान भी दे दिया कि हाँ ये समस्या है, यहाँ वो समस्या है, ये कई बातें उनकी आ गई हैं। तो अब जनता उन्हें कितना स्वीकारती है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुद्दे तमाम सभी जो हमारे सभी साथियों ने बात कही कि बड़े मुद्दे, भले पार्टी के मुद्दे अलग है, एजेंडा उनका अलग है, घुसपैठियों को मुद्दा उठा करके एजेंडा अलग है, रोजगार की बात अलग करके, लेकिन अमूमन आप देखेंगे तो पलायन यानी कि रोजगार के लिए वहाँ से हर घर से कोई ना कोई बाहर जा रहा है। होली, दशहरे, ईद और इन सभी पर वो घर बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं टीस वहाँ के वोटरों के साथ रहे। लेकिन हमारे जितने भी पार्टियाँ हैं, प्रत्याशी हैं, इन मुद्दों के को लेकर के कोई संजीदा नहीं है, किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। सिर्फ लोग अपने समीकरण, अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं और इसलिए जनता के मुद्दे कहीं गौण हो जाते हैं। रंजन जी, कुछ एक्सपर्ट कमेंट, अब प्रोग्राम भी समाप्ति की ओर है। देखिए, अगर हम लोग ये सेकंड फेज की बात करें, 38 सीटों पर चुनाव हो रहा है और सारी पार्टियों ने दम लगाया है और सभी के अपने वोटर्स हैं, सभी के अपने समर्थक हैं। हमारे पास भी जो कमेंट्स आ रहे हैं उसे अगर आप देखिए तो उसमें हर पार्टी के समर्थक अपनी अपनी पार्टी को जीतते हुए बता रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो बताती हैं कि लोग अभी भी चुनाव से जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव पर से उनका विश्वास कम हुआ है। ये बात होती है कि वोटिंग जितनी होनी चाहिए कई बार नहीं हो पाती, तो मुझे लगता है कि अब वो समय है, मतदाताओं के लिए समय है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मत है वो आपका अधिकार है, वोट देना आपका अधिकार है और अधिकार छोड़ने की चीज़ होती ही नहीं है। तो इसीलिए जो है उस अधिकार का आप पूरा उपयोग कीजिए और जाकर जो है बूथ तक जाइए और वोट कीजिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाद में आप पछता कर भी क्या करते हैं भाई, आपको मतलब उंगली दिखाने से बेहतर है कि उंगली आप पे इस्तेमाल करें। बिल्कुल, उंगली दिखाने से बेहतर इस्तेमाल करें और वो वही तो मौका है, मिलता है कि जब आप जवाब दे सकते हैं। जी हाँ, और वो टैं वाली आवाज भी सुने कि जो आपने उसके बिना नहीं निकलना है, आपने जो दबाया है वो सही गया नहीं गया है। जो वीवीपैट है उस पर देखें कि जो आपने वोट किया है
वो सही गया या नहीं गया, जहाँ पर आपने वोट किया, वो सारी चीज़ें दिखती हैं। पारदर्शिता चुनाव में धीरे धीरे बढ़ रही है और यही वजह है कि लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास जो है हर समय के साथ बढ़ता जा रहा है। देखिए पहले फेज में पिछली बार से ज़्यादा वोटिंग हो गई, मतलब ये बता रहा है कि लोकतंत्र में हमारा विश्वास और सुदृढ़ हो रहा है और होना भी चाहिए। आप वोटर्स जितनी संख्या में वोट करेंगे वो लोकतंत्र हमारा उतना मजबूत होगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति चुना जाता है वो आपका प्रतिनिधि होता है। तो प्रतिनिधि तो तब हो जब 100 लोग हैं तो 100 के 100 का वो प्रतिनिधित्व करे। अगर मान लीजिए 50 लोगों ने ही वोट किया तो कहने को तो 100 लोगों के वो प्रतिनिधि हो जाते हैं, लेकिन वोट तो 50 नहीं किया था। इसलिए ये ज़रूरी है। और कई बार हमने ये भी देखा है कई इलेक्शन में वो किसी पार्टी के समर्थक होते हैं और अगर उनका प्रत्याशी हार जाता है तो फिर बाद में वो ये कहते आपको मिलेंगे कि काश मैंने वोट दिया होता। और ख़ास करके वैसी जगहों पर जहाँ क्लोज फाइट होती है, लोग 200-400 वोट से भी हार जाते हैं, तो इसीलिए जी हाँ। और वो अब मान लीजिए जहां आप देख रहे हैं 2%, 3% का वोट डिफरेंस आ रहा है, मार्जिन है, वहां 1.5% वोट इधर उधर होने पे सब कुछ बदल जाएगा। तो इसलिए वोटर्स की भूमिका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र में, क्योंकि यही अवसर है आपके लिए। वोटर्स प्रभावित हुए होंगे और संताल और कोयलांचल की जनता दिखा देगी बम्पर वोटिंग करके। एक और चीज़ है कि आप समझिए कि पहले से जो बातें हैं, पहले जब बातें होती थी तब जब हम लोग वोट देने जाते थे तब की सुरक्षा और माहौल इसमें काफ़ी बदलाव आया है। बहुत अच्छे से बिल्कुल सुरक्षित हैं। भारी संख्या में, बड़ी संख्या में चौकसी बरती जा रही है, सबकी जांच हो रही है। कोई हथियार के साथ, कोई बम के साथ, किसी भी अवैध किसी तरीके से वो नहीं जाएंगे, वो वही जाएगा जो वहाँ का वैलिड वोटर है। तो आप सुरक्षित हैं, आप घर से निकलिए और वोट अपना। देखिए बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने बुजुर्ग मतदाताओं को बिना लाइन, बिना क्यू के आप सीधे चले जाते हैं, पर्ची लेकर आप वोट दे दीजिए। और महिलाओं के लिए अलग लाइन है, पर्ची लेकर आप जाते हैं, तुरंत आपको दूसरी पर्ची मिल जाती है स्लिप वेरिफिकेशन के बाद और आप जाकर अपने वोट का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोताही ना बरतें, आलस ना करें, कल ज़रूर वोट देने जाएं और दिखा दें कि झारखंड में आपकी सरकार बनने जा रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घरों से निकलें। तो कल दिन भर हमारे साथ जुड़िए और तमाम अपडेट आप तक हम पहुँचाते रहेंगे।